नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट क्यों आई, कौन से ग्लोबल ट्रिगर्स इसके पीछे थे और कौन से स्टॉक्स आज सुर्खियों में रहे। साथ ही जानेंगे मेटल स्टॉक्स में तेजी की वजह और आगे बाजार के लिए क्या लेवल्स देखने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा ये मेहनत आप तक और लोगों तक भी पहुँच सके। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन दिख रहा है, उसे भी दबा दीजिए। सोमवार को घरेलू बाजार में सुबह तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सेंसेक्स 172 अंक हिले 0.22% गिरकर 77,369 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 33 अंक यानी 0.14% फिसलकर 24,219.05 पर बंद हुआ। इंडेक्स को सबसे ज्यादा नीचे खींचने वाले शेयरों में रिलायंस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई और एक्सिस बैंक शामिल रहे। यानी बड़े हैवीवेट शेयरों में कमजोरी की वजह से इंडेक्स पर दबाव ज्यादा दिखा। दूसरी तरफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में मामूली 0.07% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 0.21% टूटा। यानी लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप शेयरों ने बेहतर मजबूती दिखाई। अब जरा समझते हैं कि आखिर बाजार में ये कमजोरी आई क्यों। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें रही। दुनिया भर में बढ़ती बॉन्ड यील्ड, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और महंगे कच्चे तेल की वजह से दोबारा बढ़ती महंगाई की चिंता। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने सीएनबीसी को बताया कि ईरान पर लगने वाले नए प्रतिबंध अब तक के सबसे सख्त होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अपने टकराव के आखिरी दौर में पहुंच चुका है और तेहरान से जुड़े हर बचे हुए आर्थिक रास्ते को बंद करने की तैयारी है। इसी वजह से पिछले हफ्ते भी अमेरिकी बाजार भारी दबाव में रहे। डाउ जोन्स 0.8%, S&P 500 1.4% और नैस्डैक 200 2% तक टूटा, जिससे लगातार 3 हफ्तों से चली आ रही तेजी का सिलसिला टूट गया। सोमवार को भी अमेरिकी फ्यूचर्स कमजोर संकेत दे रहे थे। डाउ जोन्स फ्यूचर 18 अंक यानी 0.03%, S&P 500 फ्यूचर 0.1% और नैस्डैक 100 फ्यूचर 0.3% नीचे कारोबार कर रहे थे। अमेरिका की 30 साल की ट्रेजरी यील्ड 5.3% के पार पहुंचकर करीब 20 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चली गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब कर्ज लेना महंगा हो रहा है, जिससे कंपनियों की वैल्यूएशन पर दबाव बढ़ सकता है। एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोस्पी 3.12%, निकी 0.74% और CSI 300 करीब 1.21% तक टूटा, जिसका असर घरेलू बाजार के सेंटिमेंट पर भी पड़ा। अब आगे निवेशकों की नजर 3 बड़ी चीजों पर रहेगी। अमेरिका का PCE इन्फ्लेशन डेटा, जैक्सन होल में फेड चेयर केविन वॉश का भाषण और एनविडिया तथा मार्वेल जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे। ये तीनों आगे ग्लोबल मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करीब 2% तक नरम पड़ा, लेकिन फिर भी $90 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। ईरान की तेल सप्लाई घटने की आशंका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने कीमतों को नीचे नहीं गिरने दिया। RBI का हॉकिश रुख का मतलब है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए वो ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने के संकेत दे रहा है। इसी वजह से डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं सेक्टर की चाल की। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी रही। निफ्टी बैंक 0.41% और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.39% नीचे बंद हुआ। सेक्टरल इंडिसेज में सबसे बुरा प्रदर्शन PSU बैंक इंडेक्स का रहा, जो 0.93% टूटा। वहीं मीडिया इंडेक्स 0.58% नीचे बंद हुआ। यानी सरकारी बैंकों और मीडिया शेयरों पर बिकवाली का दबाव ज्यादा दिखा। दूसरी तरफ मेटल इंडेक्स कमजोर मार्केट सेंटिमेंट के बावजूद 1.6% उछला और सबसे मजबूत सेक्टरल इंडेक्स रहा। इसके अलावा रियल्टी इंडेक्स 0.60% और IT इंडेक्स 0.21% की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी के टॉप गिरने वाले शेयरों में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और बजाज फिनसर्व शामिल रहे। इन शेयरों का इंडेक्स में बड़ा वेट होने की वजह से इनकी गिरावट का असर पूरे बाजार पर ज्यादा पड़ा। वहीं टॉप बढ़ने वाले शेयरों में JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, HCL टेक्नोलॉजी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शामिल रहे। यानी मेटल और IT से जुड़े शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया। मेटल स्टॉक्स में आई इस तेजी को एनालिस्ट सेक्टरल रोटेशन के तौर पर देख रहे हैं। यानी निवेशकों ने कमजोर सेक्टरों से पैसा निकालकर मेटल जैसे मजबूत सेक्टर में लगाया। सोमवार को ये पैसा खासतौर पर इसी दिशा में जाता दिखा।
अब बढ़ते हैं आज की बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं होटल सेक्टर की। इंडियन होटल्स कंपनी यानी ICHL और ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड के बोर्ड ने आपस में मर्जर को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के तहत ओरिएंटल होटल्स के शेयर होल्डर्स को हर 117 शेयर के बदले ICHL के 25 शेयर मिलेंगे। ये स्वैप रेशियो ओरिएंटल होटल्स को उसके पिछले बंद भाव से करीब 8.5% के प्रीमियम पर वैल्यू करता है, जिसके बाद ओरिएंटल होटल्स का शेयर करीब 6% तक चढ़ गया। अब बात विशाल मेगा मार्ट की। इसका शेयर सोमवार को करीब 12% तक उछल गया। इसकी वजह रही कंपनी के MD गुनेंद्र कपूर की 5 साल के लिए दोबारा नियुक्ति। ये नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2031 तक के लिए है। डाई केमिकल से जुड़ी कंपनियों में भी जबरदस्त तेजी रही। किरी इंडस्ट्रीज का शेयर 8% चढ़ा, जबकि बोडल केमिकल्स और भगेरिया इंडस्ट्रीज 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गए। इसकी बड़ी वजह रही एच एसिड की कीमतों में सिर्फ एक महीने में करीब 28% की तेजी। इससे इन डाई कंपनियों की कमाई और मार्जिन को सहारा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। चीन में कई प्लांट्स बंद होने से एच एसिड की सप्लाई घट रही है और वो हाई यदोंग के प्लांट के मेंटेनेंस शटडाउन से आगे कीमतों को और सपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में आगे निवेशकों की नजर किरी इंडस्ट्रीज, बोडल केमिकल्स, भगेरिया इंडस्ट्रीज के साथ साथ अतुल और असाही सोंगवॉन जैसी कंपनियों पर भी रहेगी। लेकिन याद रखिए, सिर्फ तेजी देखकर नए निवेशकों को जल्दबाजी में एंट्री लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं राइस स्टॉक्स की, जहां आज जोरदार तेजी देखने को मिली। LT फूड्स 14%, KRBL 8%, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स 10% और GRM ओवरसीज करीब 6% तक चढ़े। मजबूत एक्सपोर्ट थीम और कमजोर रुपये ने भी इनके सेंटिमेंट को सहारा दिया। LT फूड्स के मजबूत तिमाही नतीजे इस तेजी का बड़ा ट्रिगर बने। कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़कर 3,161 करोड़ रुपए और EBITDA 20% बढ़कर 363 करोड़ रुपए रहा। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 520 रुपए का टारगेट दिया है। हालांकि तेज उछाल के बाद अब संभावित अपसाइड सिर्फ करीब 7% ही बचा है। NBFC से डेटा मांगा गया है और करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के फ्लेक्सी लोन कारोबार की समीक्षा हो रही है। RBI ने सभी फ्लेक्सी लोन्स पर रोक का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। FIDC का कहना है कि सिर्फ टॉप और मिड टियर NBFCs को फ्लेक्सी लोन की अनुमति दी जाए। करीब 75% फ्लेक्सी लोन्स MSMEs लेते हैं, क्योंकि इससे उन्हें रोजमर्रा के कैश फ्लो को संभालने में मदद मिलती है। BSE की कमाई इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग से जुड़ी है, जबकि MCX में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज के फ्यूचर्स ऑप्शंस का कारोबार होता है। इसीलिए दोनों शेयर हमेशा एक साथ नहीं चलते। CDSL एक डिपॉजिटरी है, जहां निवेशकों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड रहते हैं। डीमैट अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस बढ़ने पर CDSL को सीधे फायदा मिल सकता है। मंथली चार्ट पर पेनेंट पैटर्न और 1300 रुपए के ऊपर वॉल्यूम के साथ मजबूत मोमेंटम दिखा। तेजी जारी रहने पर 1450 से 1500 रुपए का टेक्निकल टारगेट संभव है, लेकिन ये फंडामेंटल टारगेट नहीं है। रैमको सीमेंट्स को लाइमस्टोन पर लगने वाले 160 रुपए प्रति टन मिनरल बियरिंग लैंड टैक्स से राहत मिल सकती है। कंपनी के मुताबिक MMDR एक्ट के कारण टैक्स लायबिलिटी रुकती है। हालांकि संभावित बचत की जानकारी अभी नहीं आई है। सीमेंस के शेयर में सोमवार को सामान्य से ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखी, जबकि ACME सोलर में भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी की चर्चा रही। हालांकि खरीदारी की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने इंटरिम CEO केतन मर्चेंट का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। इससे स्थायी CEO की नियुक्ति तक बैंक के कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स की सब्सिडरी को करीब $286 मिलियन यानी लगभग 2700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ऑर्डर स्पूल्स और हैंगर्स की सप्लाई का है और इसे 2-3 साल में पूरा किया जाएगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप हरियाणा में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस समझौते से राज्य में करीब 40,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स पश्चिम बंगाल में 3 नई फैसिलिटीज पर करीब 2,670 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इनमें रायचौक का 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शामिल है, जहां बड़े वॉरशिप्स और कमर्शियल वेसल्स बनाए जा सकेंगे। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की 27 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स के बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बायबैक की रकम और शेयरों की संख्या का फैसला इसी बैठक में होगा। ललिता ज्वेलरी मार्ट की सोमवार को लिस्टिंग इशू प्राइस से करीब 32% प्रीमियम पर हुई। शेयर BSE पर 265.30 रुपए और NSE पर 265 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि दोपहर 3 बजे तक ये 247.45 रुपए पर कारोबार कर रहा था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम के ऐलान के बाद 24 अगस्त को दोपहर तक 2% से ज्यादा गिरा। वजह ये मानी जा रही है कि नई स्कीम में मैन्युफैक्चरर्स के बजाय ब्रांड्स को इंसेंटिव और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर ज्यादा फोकस है।
नई पीएलआई स्कीम में इंसेंटिव सिर्फ बेंचमार्क से ऊपर की एलिजिबल सेल्स पर मिलेगा। एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को वित्त वर्ष 27 में वित्त वर्ष 26 के मुकाबले कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिक्री और उसके बाद हर साल इतनी ही बढ़ोतरी करनी होगी, जिसे बीएनपी परिबास ने हासिल करना मुश्किल बताया है। मुथूट फाइनेंस में गोल्ड प्राइस की तेजी के चलते करीब 2 से 6% तक की बढ़त देखने को मिली। गोल्ड की कीमत बढ़ने से गिरवी रखे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, जिससे कंपनी की लोन सिक्योरिटी मजबूत होती है। मनप्पुरम फाइनेंस में भी गोल्ड की तेजी का असर दिखा और शेयर करीब 2 से 6% तक चढ़ा। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ गोल्ड प्राइस पर नहीं बल्कि लोन डिमांड, इंटरेस्ट रेट और एसेट क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। कोचिन शिपयार्ड का शेयर डिफेंस स्टॉक्स में बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एचएएल में गिरावट रही। इससे संकेत मिलता है कि निवेशक पूरे डिफेंस सेक्टर को एक जैसा नहीं देख रहे, बल्कि हर कंपनी के ट्रिगर और वैल्यूएशन के आधार पर फैसला कर रहे हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टॉक आगे फोकस में रह सकता है, क्योंकि बीईएल का इंडिजिनस माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और अब यूजर ट्रायल्स की ओर बढ़ रहा है। सफल ट्रायल से आगे नए ऑर्डर्स के मौके बन सकते हैं। बीईएल का इंडिजिनस माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और अब इसके यूजर ट्रायल्स शुरू होने की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। पारस डिफेंस को बीईएल से पहले ही हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स के लिए 52.82 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। बलरामपुर चीनी मिल्स का शेयर सोमवार को करीब 5% तक टूटा। शुगर स्टॉक्स में पहले आई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिसे बाजार की भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। शांति गैस का शेयर सोमवार को 15% से ज्यादा उछला और सिर्फ 2 कारोबारी सत्रों में करीब 40% तेजी आ गई। प्रोमोटर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया ने ब्लॉक डील के जरिए 2.7% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी, जिससे उसकी होल्डिंग बढ़कर 73.2% हो गई। आईजी पेट्रो का शेयर करीब 2% चढ़ा, क्योंकि कंपनी के प्रमुख केमिकल मैलिक एनहाइड्राइड की कीमत सिर्फ 2 महीनों में करीब 93% बढ़ चुकी है। इससे कंपनी की आगे की अर्निंग्स में सुधार की उम्मीद बन रही है। गुजरात एल्कलीज भी फोकस में रहा, क्योंकि उसके एमडीसी और कास्टिक सोडा जैसे प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल प्राइसेस में तेजी देखने को मिली। हालांकि कंपनी पर फिलहाल किसी बड़े ब्रोकरेज की बाय रेटिंग या टारगेट प्राइस की जानकारी सामने नहीं आई है। 197 कम्युनिकेशंस में अगस्त में करीब 4,987 करोड़ रुपए का बड़ा ब्लॉक डील हुआ, लेकिन इसके बावजूद शेयर करीब 30% चढ़ा। इससे पता चलता है कि बड़ा ब्लॉक डील अपने आप में शेयर की दिशा तय नहीं करता। लेंसकार्ट में अगस्त के दौरान करीब 2,900 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ, लेकिन शेयर में करीब 20% तेजी रही, यानी बड़े ब्लॉक डील के बावजूद स्टॉक में मजबूत बाइंग देखने को मिली। मीशो में करीब 2,894 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ और शेयर करीब 7% चढ़ा। यहां भी ब्लॉक डील के बावजूद स्टॉक परफॉर्मेंस सकारात्मक रहा। अदानी पावर में करीब 2,627 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ, लेकिन शेयर करीब 4% गिर गया। वहीं अदानी ग्रीन में करीब 2,380 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील के बाद भी शेयर लगभग 4% कमजोर रहा। केफिन टेक्नोलॉजीज में ब्लॉक डील के बाद करीब 12% तेजी देखने को मिली। वहीं अर्बन कंपनी का शेयर ब्लॉक डील के बाद करीब 32% तक चढ़ा, जबकि शांति गियर्स में भी ब्लॉक डील के बाद करीब 28% की तेजी का उल्लेख रहा। सीगाल इंडिया के जॉइंट वेंचर को अरुणाचल प्रदेश में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए MORTH से 704 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जेवी में सीगाल इंडिया की 74% हिस्सेदारी है, इसलिए इससे कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूती मिल सकती है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का वॉल्यूम पहली तिमाही में 17% बढ़ा और कंपनी ने सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ दर्ज की। कंपनी अगले 4 साल में चार्जर इंस्टॉलेशन बिजनेस पर 300 से 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी और अहमदाबाद प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ाएगी। टाटा पावर ने राजस्थान में 190.5 मेगावाट का FDRE प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जरूरत के अनुसार ज्यादा भरोसेमंद बिजली सप्लाई देने में मदद करेगा। हालांकि इससे होने वाली कमाई की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पिरामल फाइनेंस अपने प्रमोटर ग्रुप की कंपनी नित्यम रियल्टी को 82.9 लाख वारंट्स जारी कर 1,750 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। हर वारंट की कीमत 2,110 रुपए है और इन्हें आगे इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है। स्काईवेज एयर सर्विसेज ने कतर एयरवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें फाइनल कर ली हैं और फॉर्मल साइन ऑफ अगले कुछ हफ्तों में होने की उम्मीद है। कंपनी आमतौर पर 12 महीने के कैरियर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, जिससे उसे कई इंटरनेशनल एयरलाइंस की कैपेसिटी तक पहुंच मिलती है। टाटा कैपिटल ने जापान के रिसोना बैंक के साथ MOU साइन किया है। इसके जरिए जापानी कंपनियों को इंडिया में नया बिजनेस शुरू करने या मौजूदा कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी और रिसोना बैंक के ग्राहकों को टाटा कैपिटल के इंडियन नेटवर्क से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।
नारायणा हृदयालया के शेयर में करीब 3% तेजी आई क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने स्टॉक को बाय में अपग्रेड किया है। ब्रोकरेज ने 2350 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो 1815.80 रुपए के पिछले बंद भाव से करीब 29.4% संभावित अपसाइड दिखाता है। अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो के 3 सबसे बड़े टेकअवेज की। पहला ये कि सोमवार की गिरावट सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये बढ़ती ग्लोबल बॉन्ड यील्ड, यूएस ईरान तनाव और महंगे कच्चे तेल जैसी 3 बड़ी वजहों का नतीजा है। इसलिए आगे भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। दूसरा ये कि लार्ज कैप स्टॉक्स पर दबाव के बावजूद मेटल स्टॉक्स की तेजी और मिड कैप शेयरों की मजबूती ये दिखाती है कि पैसा बाजार से बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि सेक्टोरल रोटेशन के जरिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए सही सेक्टर चुनना अभी और भी जरूरी हो गया है। तीसरा और सबसे जरूरी, चाहे शांति गियर्स जैसी तेज भागती हुई स्टॉक हो या CDSL जैसा टेक्निकल ब्रेकआउट, हर तेजी के पीछे की फंडामेंटल सच्चाई जरूर परखिए, क्योंकि सिर्फ कीमत का बढ़ना निवेश के लिए काफी नहीं होता। समझदारी से रिसर्च करके ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर आपको आज की ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले हर बड़े मार्केट अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।